हेलो, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डीएलएड के जीके के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने 20 और 20 मिला के कितने क्वेश्चंस को देखा है? 40 क्वेश्चंस को, और उससे अब आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। जितने भी नव हिंदूवाद के उत्तरार्ध में जो भी भूमिका है उसमें सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे नेता कौन थे? तो इसके ऑप्शंस है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समग्र भारत का भ्रमण कर भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को रेखांकित किया। 19वीं शताब्दी में किसने पूरे भारत का भ्रमण किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया, घूमकर उसको क्या चीज़ से रेखांकित किया? उसकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता से रेखांकित किया। उन्होंने 1896 ईस्वी में कलकत्ता के बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके वेदांत और रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों को सुव्यवस्थित किया। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करके हिंदू धर्म की अद्भुत व्याख्या प्रस्तुत की। यही तो पूछा गया है, हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक किसने हिंदू के धर्म को अधिक बढ़ावा दिया? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अब चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। होम रूल आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि अब जो होम रूल आंदोलन हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। क्योंकि इसके अब देखिए, जो भी होम रूल आंदोलन हुआ था वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम के चरण में नया घोतक क्यों था? उसने देश के लिए क्या किया था? तो इसके ऑप्शन है, इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ हुआ, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच मूल पूर्ण मेल स्थापित किया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसने देश के स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अब कैसे? जो होम रूल आंदोलन हुआ था उसमें क्या हुआ था? होम रूल आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ था? देश के सामने, देश में जो भी कानून बनेगा उसमें भागीदारिता भारतीयों की भी रहनी चाहिए। तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना। मतलब हमारे पे अंग्रेज शासन करेंगे लेकिन वो उस तरीके से शासन नहीं करेंगे जो हम लोग को कोई अधिकार न दे। वो लोग भी शासन करें और हम लोग भी अपना कर्तव्य जानेंगे, हम लोग के भी देश में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब जानेंगे। इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक के स्वशासन की प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसके 6 महीने बाद सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। अब तब समझ गए होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना। इसने क्या कहा? ब्रिटिश भले ही अंग्रेज हम पे शासन करेंगे लेकिन हम लोग भी अपने कर्तव्य को जानेंगे, हम लोग को क्या काम है वो अपना समझेंगे। और होम रूल की स्थापना करने में कौन कौन जो नेता थे वो उपयोगी थे? तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में कहाँ होम रूल की स्थापना की? तो पुणे में। और वहीं 6 महीने बाद श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत की। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शंस है 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1913 में। 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। अब ये भी पूछा जा सकता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ये तो हो गया 1913 में। कहाँ हुई? तो अमेरिका में। और किसके नेतृत्व में हुई? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई। इस संगठन ने युगांतर प्रेस की स्थापना की। 1 नवंबर 1913 से गदर नामक साप्ताहिक, बाद में मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ। अब उसके बाद पूछेगा गदर नामक साप्ताहिक पत्र था, जो गदर पेपर था, उसका शुरुआत कब से हुआ? तो 1 नवंबर 1913 से इसका प्रकाशन हुआ। यह समाचार पत्र हिंदी,
हिंदी भाषा में आया, फिर गुरुमुखी भाषा में आया, उसके बाद उर्दू में आया, उसके बाद गुजराती भाषा में आया। तो गदर पार्टी के बारे में जितनी बातें थी वो कब इसका स्थापना हुआ, तो 1913 में। और किसके नेतृत्व में हुआ, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। और कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हुआ। और इसका पेपर जो गदर का नाम का पेपर होता है वो कब हुआ, तो 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913 को। और किस किस भाषा में यह पेपर छपने लगा, तो हिंदी में, गुरुमुखी में, उर्दू में एवं गुजराती भाषा में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शंस है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा। अब करो या मरो का नारा, ये नारा सभी लोग सुनेंगे, करो या मरो का नारा, ये नारा महात्मा गांधी ने दिया। अब कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन पर। जब हमारा देश गुलाम था तब महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन में इसी नारे को दिया गया था, करो या मर, करो नहीं तो मर जाओ, लेकिन आज़ादी लेनी है, यही बात महात्मा गांधी बोले थे। तो अगस्त 1942 को मुंबई स्थित ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक शुरू हुई और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजों भारत छोड़ो संबंधी प्रसिद्ध प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। वैसे अब बोलेगा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को। और इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। इसी आंदोलन के क्रम में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो इसके ऑप्शंस है निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल। इसका ऑप्शन है, आंसर है प्यारे लाल। एक मिनट। अब नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा में क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह कानून तोड़ा गया था। हम लोग अंग्रेज से नमक नहीं लेंगे, अपना नमक खुद बनाएंगे। तो कहाँ समुद्र से नमक निकाला था, वही दांडी यात्रा में। और उसमें दांडी यात्रा में प्यारे लाल उनका बहुत ज़्यादा साथ दिए थे। इसलिए नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो प्यारे लाल थे। क्वेश्चन नंबर 6, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस स्तंभ में मिली। जो जयप्रकाश नारायण थे उसको राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल, मतलब उसको नेशनल लीडर के रूप में कब पहचाना गया, कौन से आंदोलन में। तो इसके ऑप्शंस है भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बना जाना। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, एक मिनट अच्छे से दिखाते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस स्तंभ में मिली। जो जयप्रकाश नारायण था उसको नेशनल लीडर के रूप में कब पहचाना जाने लगा, तो इसके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान की गई। 1942 में वर्धा ने कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर, पहले भी बताए थे ऐसे, भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। और कब हुई थी, 7 अगस्त 1942 की। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार प्रांतीय आज़ाद दस्ते का नेतृत्व सूरज नारायण सिंह के अधीन था। बिहार में कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, सूरज नारायण सिंह। परंतु भारत सरकार के दबाव में मार्च 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबू श्याम नंदन, कार्तिक प्रसाद सिंह इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान इसी आंदोलन के संदर्भ में मिली। तो क्या बोला है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय लीडर के रूप में कब पहचाना गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर से। इसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। और इसका भारत छोड़ो आंदोलन का हमारे बिहार में इसका कौन नेतृत्व कर रहा था, तो सूरज नारायण सिंह इसका नेतृत्व कर रहा था।
परंतु भारत सरकार के दबाव में मई 1943 में जयप्रकाश नारायण को और डॉक्टर लोहिया को, राम वृक्ष बेनीपुरी को, बाबू श्याम नंदन को, कार्तिक प्रसाद सिंह को इत्यादि को क्या कर लिया गया, इसको गिरफ्तार करके कौन से जेल में भेजा गया था, हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया। तो अब ये भी पूछ सकता है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा तो जिस जिस नेताओं को गिरफ्तार किया गया इसको किस जेल में भेजा गया, तो हनुमान नगर जेल में। और कौन कौन नेता थे इसमें, तो इसमें जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबू श्याम नंदन, कार्तिक प्रसाद सिंह इत्यादि नेता थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत होने से पहले कौन उसका अंतिम गवर्नर जनरल था, तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पहले भी बताए हुए थे, इसका राइट ऑप्शन होगा सी राज, इसका ऑप्शन होगा बी। एक मिनट, कहाँ चला गया, तो इसका ऑप्शन होगा बी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम जो आजाद से पहले और स्वतंत्र भारत का अंतिम, पहले तो आजाद भारत का लास्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। एक मिनट, तो देखिए स्वतंत्र भारत, क्वेश्चन क्या बोला, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका था अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था, लेकिन भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, एवं स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूज मत होइए, देखें फिर से समझाते हैं। इसमें क्या बोला, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, मतलब जो क्या होगा स्वतंत्र भारत का अंतिम क्या, इसका मतलब क्या बोला, जो आज़ादी से पहले अंतिम रहा होगा, स्वतंत्र भारत का आखिरी रहा होगा, तो वही होगा सी राजगोपालाचारी। और उसका प्रथम जो स्वतंत्र भारत हुआ और प्रथम जो गवर्नर जनरल बना तो वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने नेतृत्व किया, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल हुआ तो गांधी जी ने किसको महत्व दिया, तो इसका ऑप्शन है रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौता पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा जब आंदोलन असफल हो गया तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक दबाना चाहा। जब गांधी जी इंग्लैंड चले गए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को सरकार दबा दिए। बंगाल एवं उत्तर प्रदेश सीमा प्रांतों में आंदोलन को पूरी तरह दबाए गए। लोगों ने आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देकर गांधी जी ने इस आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। अब ये भी पूछ सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने कब स्थगित किया और किसने, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने स्थगित किया और 7 अप्रैल 1934 को स्थगित किया। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ध्यान हटाकर कहाँ रखे, अपना ध्यान रचनात्मक कार्यक्रम पे अपना ध्यान केंद्रित किया। अब चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, 1927 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरीति का कारण था। 1927 के और 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरीति का कारण कौन था, तो इसके ऑप्शंस देखिए। हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ा हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव और भारतीय की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। इसको अच्छे से दिखाते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ यह है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए अच्छे से। 1927 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरीति का कारण था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना। 1927 से 28 में जो क्रांति बढ़ा तो किस कारण से, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया तो उसके बाद लोगों में क्रांतिकारी की भावना जग गई। 1927
1923 से 28 के दौरान राजनीतिक में क्रांतिकारी विधियों की पुनरावृत्ति का मुख्य कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। मतलब इसको गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को रोक देना। असहयोग आंदोलन की इस सफलता ने युवकों को निराश कर दिया। उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ आकृष्ट किए। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो लोग क्या सोचने से लोग निराश हो गए। फिर वो क्या सोचने लगे, अब हमें हिंसा के द्वारा, हिंसा मतलब मार काट के द्वारा हमें आज़ादी लेनी है। लेकिन गांधी जी का क्या सोचता है, नहीं मार काट नहीं करना है लेकिन आज़ादी लेनी है। लेकिन इस आंदोलन के बाद सब मार काट पे चले गए। इसीलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकृष्ट हो गए, क्रांतिकारी विधि में भाग लेने लगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 का विद्रोह मुख्यतः यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया, मुख्यतः किस कारण से असफल है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल, यहाँ पे ठीक कर लीजिए, मुख्यतः बना दीजिएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो इसके ऑप्शंस है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और जमींदारों की सहभागिता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और संगठन, केंद्रीय संगठन की। 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें सब तो विद्रोह का सोच लिए थे, लेकिन किसी के पास ठोस योजना नहीं थी और संगठन भी नहीं था। कोई यहाँ पे थे तो कोई वहाँ पे थे, इसके कारण यह आंदोलन असफल रहा। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 1856 में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर किसका उपयोग करने का निर्णय लिया, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। अब ये भी जरूरी है, 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था। तो क्यों हुआ था, वो जो सैनिक सब थे, वो जो सैनिक थे तो जो राइफल का प्रयोग करते तो मुंह में लगा के करना पड़ता था। वो जो राइफल बना था वो किससे बना था, सुअर की चर्बी से बना था, जिसके कारण यह आंदोलन हुआ। वो लोग बोल रहे थे नहीं हम इसको अपने मुंह में नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए 1857 का विद्रोह कौन किया था, सिपाही लोग किए थे। सिपाही लोग ये विद्रोह किए थे। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। इसमें एक बार फिर से देखते हैं इसको, राइफल को, हाँ, उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। यही बात, इन कारतूसों में गाय और सुए की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। अतः 1857 का मुख्यतः इसी कारण से असफल, क्योंकि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी हो गई थी। लेकिन ये आंदोलन किस कारण मुख्य रूप से किसने किया था, सिपाही लोग ने किया था। और किस लिए, क्योंकि इसको मुंह से खोलना पड़ता था और इसमें क्या सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई थी। और इसको सबसे पहले किसने मना किया लेने से, मंगल पांडे ने। सबसे पहले किसने, मंगल पांडे ने बैरकपुर में, कहा बैरकपुर में, कब किया, 29 मार्च 1857 को यह मना किया। और उनको कब फांसी दी गई, 8 अप्रैल 1857। उनको 9 दिन के बाद उनको फांसी दे दिया गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, कैसे करें, एक सेकेंड। ये पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, सूची 1 दिया हुआ है, उसको मिलान करना है सूची 2 से, वही मिलान करना है। पहले तो देखना है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। इसके जो सूची 1 है उसको जिसका जो राइट ऑप्शन होगा सूची 2 वाले उससे मिलाना है। तो हम इसको मिलाते हैं, इसको लिख देते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट की स्थापना कौन किए थे, तो इसका होगा ताराचंद्र। एक मिनट, इसको लिख ही देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा, द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, पहले तो देख रहे थे द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने किया था, ताराचंद्र ने। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, बिहार किसने किया था, के दत्त ने। के दत्त ने, ABCDE। इसको एक मिनट, इसको यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ठीक है, ए, इसको ए कर दीजिए।
और यहाँ पे इसको हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसको कर लीजिएगा ई। उसके बाद आनंद मठ, आनंद मठ फिर से पढ़ाए हुए हैं, आनंद मठ के हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो अब आनंद मठ का हो जाएगा एफ। उसके बाद प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, डी का होगा सी, राजा राम मोहन राय, तो डी का होगा सी। उसके बाद ओवर इंडियन मुसलमान का होगा डब्ल्यू हंटर, तो ई का हो जाएगा बी। इसको एक बार अच्छे से देखिए तो सब अपना मिला लेंगे, इसमें अच्छे से तो हो नहीं पा रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से हम इसको बोल देते हैं, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर भी याद हो जाएगा। पहला तो सूची 1 में दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, आनंद मठ, प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, ओवर इंडियन मुसलमान। अब हमको मिलाना है सूची 2 में। सूची 2 में क्या दिया हुआ है? ताराचंद्र, डब्ल्यू हंटर, राजा राम मोहन राय, फादर बुल्के के दत्त और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो पहला का होगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका ए ही होगा, ताराचंद्र। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा था? तो ताराचंद्र ने। फिर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, अब बिहार की बात है तो इसने किया था के दत्त ने। इसका आंसर बी का आंसर होगा ई। फिर आनंद मठ का कौन होगा? आनंद मठ का होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ई का होगा एफ। फिर प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसका हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। फिर ओवर इंडियन मुसलमान का होगा डब्ल्यू हंटर। सुन के भी याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा, इसमें थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, अच्छे से हो नहीं पा रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से इसको देखते हैं। 1857 के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? जो 1800 सिपाही जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह किस लिए हुआ था? सिपाही विद्रोह के कारण। इसका विद्रोह से भारत का कौन सा भाग प्रभावित रहा? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। बिहार में जो 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? जो 1800 सैनिक विद्रोह हुआ था उसमें बिहार का कौन सा भाग प्रभावित हुआ था? इसके ऑप्शन है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। अब इसमें बताना कौन सा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 5। मतलब इसका कौन सा होगा? इसका सिर्फ मुंगेर ही भाग बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? सिर्फ मुंगेर प्रभावित हुआ। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 5। 1857 जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें बिहार का सिर्फ मुंगेर जिला था ना, वही प्रभावित हुआ था बहुत ज़्यादा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसका तो इधर उधर हो गया। हाँ, पहले क्वेश्चन इधर पहले देख लेते क्या बोल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में अधिक व्यापक रहे? मतलब सबसे जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैला था? तो इसका ऑप्शन है किस राज्य में? तो बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, संयुक्त प्रांत में। तो अब देखिए कौन होगा। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, जो महात्मा गांधी इसके नेतृत्व किए था और इसमें करो या मरो का नारा दिए थे, इस आंदोलन में जो दंगा हुआ था सबसे अधिक किस राज्य में इसका हुआ था? तो इसका ऑप्शन है बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत था। ऑप्शन अब देखते हैं, 1 एवं 2, केवल 2, 2 एवं 3, 1 एवं 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, 1 एवं 4। अब 1 एवं 4 में देखते कौन का। 1 एवं 4 में बिहार और संयुक्त प्रांत, एक मिनट, बिहार और संयुक्त प्रांत, ये दोनों में सबसे अधिक व्यापक रहा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत, 1 और 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 एवं 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे में सबसे अधिक व्यापक बिहार तथा संयुक्त प्रांत रहा है। सबसे ज्यादा किसमें असर पड़ा? बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? अब कौन सा ऐसा सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष मतलब सामने आकर इसमें भाग लिया? वो भाग लिए थे लेकिन सामने आकर इसका नेतृत्व नहीं किए थे। इसके ऑप्शन है राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजकोट सत्याग्रह। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजकोट सत्याग्रह। इस प्रश्न गांधी जी ने
1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गुजरात में खेरा के किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन शुरू किया। 1924 से 25 में संपन्न वाइकोम सत्याग्रह एक गांधीवाद। 1925 में गांधी जी ने स्वयं केरल स्थित वाइकोम की यात्रा की थी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी सर्वविदित थी। अथवा सत्याग्रह अथवा राजकोट सत्याग्रह, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोट सत्याग्रह। मतलब उस सारे आंदोलन में, जैसे हम बताते हैं फिर से, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और वो भी सफल रहा। उसके बाद गुजरात में खेरा आंदोलन किया था, किसानों के प्रति नील की खेती जो हुई थी उसमें किया था। फिर 1924 से 25 में कौन सा आंदोलन किया था? वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह। और उसके बाद उसी में कि राजकोट सत्याग्रह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सामने से भाग नहीं लिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, मोरारजी देसाई ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात में स्थित बारडोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% टैक्स के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था। इसी सत्याग्रह के दौरान बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। अब यह सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज सब है ना, जो किसान खेती कर रहे थे उस पर 30% कर बढ़ा दिए थे, मतलब 30% उस पर ज़्यादा कर ले रहे थे। इसी सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। इसके ऑप्शन से भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव पारित हो गया तो गांधी जी को कैद किया गया था किस जेल में? तो यरवदा जेल में, नैनी जेल में, अहमदाबाद के किले में, आगा खान पैलेस में। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आगा खान पैलेस में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किए जाने ही गांधी जी कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पूना स्थित आगा खान जेल में कैद महल में कैद कर लिया गया। जब ये पारित हो गया तो किस किस को कैद किया गया? गांधी जी को और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को और महादेव देसाई को। पूना स्थित, ये आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है? पूना में, वहीं इसको कैद कर लिया गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हस्तांतरण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। एक मिनट, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन असफल क्यों रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया? राष्ट्रीय रॉलेट एक्ट किया। तो इसका ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदित बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर। रॉलेट एक्ट इसलिए हुआ था, इसमें व्यक्तिगत जो भी स्वतंत्रता होगा उस सबको समाप्त करना होगा। देखिए 19 मार्च 1919 को लागू रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी संदेहप्रद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए पुलिस गिरफ्तार कर निरुद्ध कर सकती है, लेकिन पुलिस के इस कृत्य के विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील की जा सकती और न वकील किया जा सकता है। इससे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली गई थी, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अब रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट के तहत ये हुआ था, अगर कोई भी संदेह, मतलब हाँ समझ गए, उसको थोड़ा सा शक है, शक की बुनियाद पे उसको रखेंगे, उसको जेल में रखेंगे, उसको फांसी देंगे, उसको सजा देंगे, लेकिन वो जो होगा निर्दोष रहे चाहे दोषी, वो कोई भी अपने लिए बचाव नहीं कर सकता, ना अपने लिए वकील रख सकता, ना अपने विरोध में कुछ बोल सकता है, वो अपने विरोध में कुछ नहीं, उसका व्यक्तिगत जो भी स्वतंत्रता था वो सब समाप्त कर दिया गया रॉलेट एक्ट के तहत। इसलिए आईएनसी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? ये भी बताए हुए, पहले भी बताए थे।
इसके ऑप्शन से देखिए 1816 में, 1891 में, 1893 में, 1896 में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1896 में। 96 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना 1896 में कलकत्ता में की थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? इसके ऑप्शंस है अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पिताजी सीतारामैया, जेके कृपलानी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। 1998 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बार उन्होंने त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी के निरंतर विरोध में उन्हें अध्यक्ष पद से त्यागपत्र, वो बन तो गए 1998 में, नेता बन तो गए, लेकिन फिर उनको त्यागपत्र देना पड़ा। इसलिए आज के लिए इतना ही। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।